हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे आप सभी लोग। आज इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इससे पुरानी वाली वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन अगर आप उसको नहीं देखते कोई नहीं, आपको फिर भी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता लग जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ मतलब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने किस तरीके से भारत के अंदर इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। हमने पहली वीडियो में पार्ट 1 में, जो इसी वीडियो का पार्ट 1 था, उसमें हमने गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा। मतलब गुरुकुल होते थे वो कहाँ लोकेटेड होते थे, जो हमारे गुरु और शिष्य थी इनकी रिलेशनशिप क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा भारत पर, और बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरुकुल सिस्टम के बाद जो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जो मुग़ल थे उनके आने के बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। जो भी पढ़ाइयाँ होती थी वो कुछ गुरुकुलों में होती थी या मंदिरों में होती थी, लेकिन जो हमारा भारत था वो एक तरीके से अशिक्षित लोगों का ग्रुप बन चुका था। मतलब एक ऐसा देश बन चुका था जहाँ अशिक्षित लोग रहते थे। तो बात है 1835 की, करीब 1900 सदी, जब 1900 सदी थी, 19वीं सदी, उस टाइम की ये बात है जब अंग्रेज़ों ने, मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे, काम कर रहे थे, मतलब हम पे राज कर रहे थे, इंडियंस पे राज कर रहे थे एक्चुअल में। तो उस टाइम पे वहीं के एक व्यक्ति का नाम है मकौले मिनट। ये व्यक्ति वहाँ काम करते थे, मतलब एज अ सिविल सर्वेंट ब्रिटिशर्स के। तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम वेस्टर्न जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको हम भारत में इंट्रोड्यूस कराएं। जिससे होगा क्या वो हम बात करेंगे आगे, लेकिन उसने ब्रिटिशर्स को इस बारे में इम्प्रेस किया। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसको प्रस्ताव दिया, आर्ग्यू किया। फिर उस टाइम पर ये एजुकेशन सिस्टम जो था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ये एस्टेब्लिश हुआ। इसका मेन मकसद यही था कि ब्रिटिशर चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो हमारे जब एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, तो ये हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे। जब हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे तो अपना कल्चर भूल जाएंगे और हमारे लिए लॉयल बन जाएंगे। और साथ में ये तो इसका पर्पस था ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना बेकार सिस्टम था। नहीं, यहाँ जो पढ़ाया जाता था वो स्किल, मतलब एक तरीके से स्किल बेस्ड पढ़ाया जाता था। मतलब किसी काम के बारे में या कुछ भी, कुछ सब्जेक्ट्स लाए गए जैसे मैथमेटिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया, और ऐसी बहुत सी स्टडीज़ लाई गई जिसमें इंजीनियरिंग आ जाती है, और भी हमारी बहुत सारी स्टडीज़ आ जाती है। तो इसी के अंदर इन्होंने फ़िलोसफी, उनकी जो फ़िलोसफी थी उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो जब यहाँ के बच्चों ने वो पढ़ा तो इनका मेन मकसद यही था कि यहाँ के बच्चे उस सिलेबस को पढ़े, और पढ़ने के बाद वो हमारे लिए लॉयल बन जाए। लॉयल मतलब हमको मतलब धोखा ना दे, एक तरीके से हमारे साथ धोखाधड़ी ना करे, वो हमारे लिए लॉयल बन जाए। और हमारे जो छोटे लेवल के काम हैं, जिस तरीके के क्लर्क के काम, ये लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो कर पाए। और उसको करने के लिए एजुकेशन इस तरीके से बनाया गया कि वो सीखे, जिससे कि वो हमारे काम को और मतलब और प्रोडक्टिव बन जाए, वही लोग हमारे लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने ये सिस्टम भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए लाया। इसका भी रीज़न है, ऐसा क्यों नहीं है इसको हम आगे कर रहे होंगे। तो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब जो वेस्टर्न आइडिया था पूरे भारत में स्प्रेड हो रहा था, तो वो सोच रहे थे कि जो ये पॉपुलेशन है इनके अंदर कुछ इस तरीके की वेस्टर्न सब्जेक्ट्स ये पढ़े, इनके अंदर वेस्टर्न वैल्यूज़ आए, और साथ में ये हमारे लिए लॉयल बने। इसी के साथ इन्होंने, अब आगे देखो, तभी क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने इस बात को सुन करके, जब ये एजुकेशन सिस्टम जो था शुरुआत में बहुत से भारतीयों ने इसको एक तरीके से इसको रोका, रजिस्ट किया इसको। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें दिखा कि कुछ लोग जो इस एजुकेशन सिस्टम को कर रहे हैं और फिर वो अंग्रेज़ों के नीचे जॉब कर रहे हैं, तो उनका घर परिवार, पैसा उनके पास है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनसे बेहतर थी। तो इसी के चलते धीरे धीरे ऐसा
जो बना ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का कि सभी लोग धीरे धीरे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में आते गए, जिससे कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम बढ़ता गया। अब इसके अंदर फिर गवर्नमेंट ने फंडिंग्स भी ऐड करी, जिसको हम एज अ डेट देखें तो ऐसा लगता है जब 1857 में क्रांति हुई थी, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसे तो मतलब देखो विद्रोह होते रहेंगे, लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये जो बढ़ रहा है, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है भारत में, अगर इसके अंदर और पैसा डालेंगे तो शायद ऐसा होगा कि आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी गुलाम बन के रह जाए, वो हमारे लिए काम करे। तो इसीलिए इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी एक रीज़न है कि एक मैंने अभी बात कही थी कि जो ब्रिटिशर्स थे एक्चुअल में उनका जो मोटिव था वो हमने अभी पढ़ा समझा कि वो चाहते थे कि इंडियंस जो है हमारे लिए लॉयल बन जाए, हमारी जो थॉट्स है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारे वैल्यूज़ है, उसको वो अपना ले और फिर हमारे लिए लो लेवल पर काम करे। लेकिन उनका बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था कि वो हमारे देश के लिए कुछ भी काम आए, मतलब वो ऐसा उनका बिल्कुल मकसद नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या को ज़्यादा करे। ऐसा क्यों? हमने पहले भी इसका डिस्कशन मतलब पहले भी इसके बारे में बताया, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों था। क्योंकि अगर वो ये चाहते कि हमारा देश शिक्षित बने तो वो एजुकेशन हर किसी के लिए करते। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ अपर क्लास वाले लोगों के लिए रखा, उन लोगों को रखा जो अमीर है, उन लोगों को नहीं दिया जो गरीब है पहले से, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो नीचे जाति के लोग हैं उनको नहीं दिया। जबकि अगर वो चाहते कि हमारे देश में जो है एजुकेशन बढ़े, लोग समझदार बने, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो सिलेबस है वो एक तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि हमको एक स्किल को समझाया जाता है। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में हमें कुछ स्किल ऐसी सिखाई जाती है जो हमारे फ्यूचरिस्टिक, जो हमें पहले से पता होता है कि हम ये काम करेंगे, उस काम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जैसे तरीके से एक रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली जाती है, उसको ऑर्डर सिखाया जाता है उसको कि भाई देखो ये सारी चीज़ें हैं, उसको प्यार से बता रहे हैं और फिर वो अपने आप उन कामों को कर दे रहा है। जो काम एक कैसे लेबर कर सकती है, उन काम को वो कर दे रहा है। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, नई एक्सप्लोरेशन है, खुद की ऐसा जो चाहता है करना वो नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ इसको मैंने ऐसा क्यों किया भाई, बहुत से लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे देश को पढ़ा लिखा हुआ देश बनाया, लेकिन आपको एक जान के ताज्जुब होगा कि 18th सेंचुरी नहीं, 19th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के लेट में या उससे पहले मिड ऑफ 19th सेंचुरी में जो हमारा लिटरेसी रेट था भारत का वो था 10%। जब ये एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, और 1947 जब वो यहाँ से गए तो हमारा लिटरेसी रेट था सिर्फ 17%, मतलब सिर्फ 7% लिटरेसी रेट बढ़ा। मतलब करीब 100 सालों में उनके 7% ही लिटरेसी रेट बढ़ा। और आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि अब आज हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 90% से ऊपर है, जबकि हमको सिर्फ अभी 75 से 76 साल हुई आज़ाद हुए। क्योंकि आज़ाद होने के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने काम किया, रियल में काम किया, जो एजुकेशन के ऊपर वो किस तरीके से हुआ उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, दो चीज़ें समझते हैं, पढ़ेंगे क्यों यार, समझेंगे इसके बारे में। दो चीज़ें समझते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके दोनों एस्पेक्ट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एज मैंने बहुत सारी स्टडीज़ को स्टडी किया है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स ये है। अब ये कितने सही है कितने गलत है इसके बारे में आप खुद अपने आप से सोच सकते हैं, हम खुद सोच सकते हैं, लेकिन एज हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला इन्होंने हमारा लिटरेसी रेट जो था वो इंक्रीज़ किया। पहले मैंने 17 आपको बताया, लेकिन वो 17 नहीं था, वो 16 था। इन्होंने 1851 जो एग्जैक्ट डेट है वहाँ जब 10% लिटरेसी रेट था भारत का, तो 1947 में 6% ग्रो किया और 16% तक पहुँचाया।
इन्होंने हम देखते हैं कि भाई जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो एजुकेटेड पीपल की संख्या भी बढ़ेगी, तो इन्होंने एजुकेटेड पीपल पॉपुलेशन जो है उसको इंक्रीज़ किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक डेवलपमेंट कंट्री के अंदर कि उनकी जो फोर्स है, वर्क फोर्स जो है वो एजुकेटेड हो। फिर इन्होंने अपने वेस्टर्न आइडियाज़ और वैल्यूज़ को इस मतलब एज आ स्प्रेड किया भारत में, जिस तरीके से ये कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को स्प्रेड किया, हमने राइट टू स्पीक को या राइट टू इंडिपेंडेंस को हमने, या फिर इस तरीके के इंडिविजुअल फ्रीडम को, इन सभी को प्रमोट किया। लेकिन इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर इन्होंने कहा हमने नए सब्जेक्ट लेकर आए और कुछ डिसिप्लिन्स लेकर आए, जिनमें से थे कि आज की मतलब जो साइंस है, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए सच में ये बढ़िया चीज़ इन्होंने की जो ये नए सब्जेक्ट्स को लेकर आए, क्योंकि हम अगर देखें बहस करने को तो हर चीज़ का उत्तर मिल ही जाता है, लेकिन ये सच में अच्छी चीज़ है। जहाँ अशिक्षित लोग थे वहाँ पर पढ़े लिखे लोग आए जिनको साइंस, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की नॉलेज थी। और साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भैया इन्होंने सोशल मोबिलिटी को भी इम्प्रूव किया। किस तरीके से? जब वहाँ पर इस तरीके का कल्चर बना भारत का, जहाँ की जो लड़कियाँ थी उनको, जो लोगों की सोच थी सबसे पहले वो बदली, कुछ उनके ट्रेडिशन जो बिलीव्स थे वो टूटे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी, पॉजिटिव भी है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को दोनों तरफ से देखेंगे। लिटरेसी रेट इंक्रीज़ किया, बिल्कुल हम मानते हैं लिटरेसी रेट आपने इंक्रीज़ किया, लेकिन भारत को इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि 6% पड़ी, लेकिन ये आपकी ही थी। ये मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्हीं की ऐसी मानना था, मतलब इन्हीं, एक होता है ना कि यार देखो कि किसी को अपना कुछ काम करना था, उसके काम की वजह से अगर हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो गया तो हम उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में ले रहे हैं। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स को कर क्या रहे थे वो, कि भाई हम कुछ स्पेसिफिक क्लास को पढ़ा लिखा बना देते हैं जिससे कि हमारा काम हो जाएगा, और उससे क्या हो गया, पढ़े लिखे भी हो गए। अगर इनको सच में पॉजिटिव इम्पैक्ट करना था तो बड़े लेवल पर करते। 16% ग्राफ बहुत छोटा है, पूरे 90 साल, मतलब इनको करीब करीब 96 ईयर्स हो गए थे इस एजुकेशन सिस्टम को चलाते चलाते, और इन पे सिर्फ 6% ही ग्रोथ आई। ये सच में सोचने लायक बात है। इसके बाद इन्होंने कहा मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन हमने बनाई। ये भी उसी के ऊपर है कि भाई तुमने ऐसे लोगों को एजुकेटेड बनाया जो पहले से अमीर है। अगर आप ऐसे लोगों को एजुकेट करते जो गरीब है तो शायद आपकी, हम मानते कि हाँ आपने कुछ पढ़ाया जिससे कि किसी को जिसको ज़रूरत थी एक्चुअल में एजुकेशन की, उसने एजुकेशन ली और वो आगे बढ़ा। फिर आपने कहा कि हमने स्प्रेड किए वेस्टर्न आइडियाज़ और वैल्यूज़, जिससे कि डेमोक्रेसी के आइडियाज़ या फिर इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स की चीज़ें हमने सीखी। लेकिन यहीं पर हम समझते हैं कि यार देखो, आप हम पे राज कर रहे थे और आप ही हमें इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में सिखाओगे। कहीं से सच नहीं रहा ये बात। एक्चुअल में उस टाइम पर जो हमारा राजशाही सिस्टम था, जो जिसको मोनार्की भी कहते हैं, मोनार्की ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज भी राजों वाला सिस्टम चलता, मतलब मोनार्की चलती। ऐसा नहीं है। आपको ये लगता है कि मतलब ये सिस्टम सिर्फ भारत में उनकी वजह से, मतलब जो लोग की आज भी सबसे हेड पर एक रानी है, जिस देश में आज भी मोनार्की चल रही है, उस देश की वजह से भारत में मोनार्की खत्म हुई है? ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में इसकी क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, जिस तरीके से इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, और ये उससे पूरी दुनिया में फैला। धीरे धीरे इस तरीके से कुछ वेस्टर्न, मतलब कुछ आइडियाज़, फिलोसफीज़ इस तरीके से आने लगे। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं स्टालिन के, या और भी, मतलब स्टालिन नहीं, नाम मुझको याद नहीं आ रहा, उनके जो उनकी थॉट थी, आइडियाज़ थे डेमोक्रेसी को लेकर के, वहाँ से ये सारी बातें स्टार्ट हुई थी और उनकी वजह से ये पूरी दुनिया में फैली और ये कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी का।
ऐसा नहीं था कि मोनार्की इनकी वजह से ही चल रही थी, मतलब इनकी वजह से ख़त्म हुई। जिस देश में अब भी मोनार्की है उस देश की वजह से भला हमारी मोनार्की किस तरीके से ख़त्म हो सकती है। ह्यूमन राइट्स नहीं थे हमारे पास। जब आप हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे जो लोग पढ़ रहे थे उनके पास ह्यूमन राइट्स नहीं थे। इसके बाद इन्होंने कहा नए सब्जेक्ट्स हम लेकर आए, लेकिन सर एक बच्चा सिर्फ 3 स्ट्रीम, आपने एजुकेशन को एज अ करियर डिवाइड कर दिया। और यही आज भी हो रहा है कि आपने एजुकेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया, साइंस, मैथमेटिक्स या फिर इंजीनियरिंग, या फिर आप कह देते हो बैंकिंग और बिजनेस सेक्टर हो गया, या फिर आप कह देते हो ये तो अभी आए हैं, लेकिन आपने ये सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। क्या सिर्फ बच्चा इंजीनियरिंग करेगा? मतलब उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इनकी मांग थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ सभी बच्चे, बल्क में बच्चे सिर्फ यही पढ़ रहे होंगे, कोई पर्सनलाइज्ड लेवल की कुछ भी एजुकेशन नहीं थी। अब इसी के बाद हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़ लेते हैं ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो लाए गए। सबसे पहला तो भैया सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, किसी देश का खुद का ट्रेडिशनल सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम, उसको डिक्लाइन कर दिया गया। जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था जो कि हमारी लैंग्वेज में होता था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हमारी लैंग्वेज में नहीं होता था, बल्कि हायर एजुकेशन जो थी, मतलब 10th लेवल के ऊपर की जो एजुकेशन सिस्टम था वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता था। हमारा खुद का जो ट्रेडिशनल था, जैसे हमारे खुद के जो ट्रेडिशन थे वो ख़त्म हो गए एक तरीके से, उनकी तरफ, मतलब ख़त्म नहीं, उनकी तरफ रुझान बच्चों का उनको उनके प्रति कम हो गया, क्योंकि वेस्टर्न की तरफ वो ज़्यादा प्रभावित हुए। दूसरा, क्रिएशन ऑफ ऐसी क्लास का क्रिएशन हुआ जिनको अपने ही खुद के कल्चर से एलियनेटेड, जो मतलब इसको हम ऐसे समझेंगे, ऐसी क्लास बन गई भारत में जो खुद के कल्चर से दूर हटने लगी। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। यार देखो, एक वेबिनार, एक सेमिनार मैं देख रहा था जिसमें विकास त्रिवेदी जी कहते हैं कि हमारी भाषा को हटा करके हमारे भारत में एक्चुअल में किया गया कि हम जो है, हम अपनी भाषा को नकारते हैं, हम अपनी भाषा में पढ़ने में शर्म मानते हैं और फिर हम इंग्लिश को सीखते हैं, इंग्लिश को हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा सोशल बिहेवियर, जो हमारे खुद की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, उनको हम एक तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें ये बताया गया कि जो कास्ट डिवीज़न था इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसको बढ़ावा दिया गया। किस तरीके से? अमीर लोगों के लिए सिस्टम था, जो पुअर थे या जो लो कास्ट लेवल पीपल थे उनके लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं था। उसके बाद अब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को हमने पढ़ा, ठीक है, डन। इसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो आज तक चल रहा है, इसकी क्या ग्रोथ हुई, इसको हम पढ़ते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम बदला गया, इसके अंदर बहुत से नए नए सब्जेक्ट्स लाए गए, जिसके अंदर स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो हमारे हेड गवर्नमेंट थे उसका फुल फोकस था अपने देश को, जो सर्वाइविंग लेवल पर काम कर रहा था, उस देश को एज आ हम अभी उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करें। तो उस वजह से हमारा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। और साथ में 2008 के करीब में इंडिया राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ, जिसके अंदर पहली कक्षा से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाने लगी, बिल्कुल फ्री एजुकेशन, और साथ में उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। इसके अंदर क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पर बढ़ गया। 2018 में 80% लिटरेसी रेट था। तो इसको कहते हैं जब गवर्नमेंट फोकस करती है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, तो वो इतने बड़े लेवल पर इंक्रीज़ हो जाता है। सिर्फ कुछ ही सालों में 80% लिटरेसी रेट हमारा पहुंच गया। 2018 घनी दूर पहले की बात नहीं है, आज 2023 है, तो इस हिसाब से करीब 6 साल या 5 साल अगर हम माने, 5-6 साल पहले, तब हमारा लिटरेसी रेट 80% था। और आज मैं मानता हूँ कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो नेक्स्ट लेवल, वो 90-95 प्लस हमारा लिटरेसी रेट है।
तो हम आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमने नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जिसमें, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम हमने बदला, लेकिन हम बिल्कुल नहीं बदल पाए। हम एक्चुअल में किसी भी ऐसे सिस्टम को ऐसे ही नहीं बदल सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलती, क्यों नहीं बदलती, ये नहीं बदलती। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बदलना इतना आसान नहीं होता। अंग्रेज़ों ने एजुकेशन सिस्टम को जब बदला तो उससे जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ा, सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोग पढ़े लिखे बने, वो पैसा कमाने लगे, इसलिए दूसरे लोग भी उस एजुकेशन की तरफ भागने लगे। एक मार्केट ट्रेंड जहाँ जाता है उसी तरीके से जो बिहेवियर होता है पूरी इंडियन मतलब किसी भी कंट्री का जो बिहेवियर है उसी को फॉलो करता है। आज अगर हम बिहेवियर को देखेंगे, बिहेवियर चेंज हो रहा है लोगों का, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है। उसको हम अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को कम किया, कुछ चीज़ों को एडिशनल में बढ़ाया। कुछ चीज़ें कैसी, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स लाए गए जिसमें साइंस हो गई और कॉमर्स हो गया। कॉमर्स बैकग्राउंड मतलब बिजनेस बैकग्राउंड हो गया, पूरा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई हो गई। इसके साथ साथ हमारी आर्ट्स के अंदर क्या हो गया, जो भी हमारे सिविल सर्विसेज वाले जितने भी देश को संभालने वाले काम है। एक्चुअल में जब बच्चा स्कूल में होता है उसको अभी हमें सिखाना चाहिए कि हमारा देश काम कैसे करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम हम कुछ चीज़ें ही इम्प्रूव कर पाए। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इम्प्रूव करनी चाहिए जो नहीं हो पाती। उनमें से कुछ ये चीज़ें हैं कि हमें ये बताना चाहिए कि जो देश को संभाल रहे हैं, जो टॉप लेवल अथॉरिटी है जो इस देश को कंट्रोल कर रही है, वो एक इंसान नहीं होता है, वो बहुत ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एग्जीक्यूट, जो कुछ काम करता है। लेकिन हाँ, एक इंसान नहीं बल्कि एज अ पार्टी जो गवर्नमेंट के अंदर मतलब जो लीडरशिप में पार्टी आती है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिनमें हमारा प्राइम मिनिस्टर भी एक सुप्रीम मिनिस्टर है, वो जिस तरफ आदेश देते हैं उसी तरफ पूरी जो हमारा गवर्नमेंट है वो काम करती है। तो मेन है, एक देश का अच्छा लीडर होगा तो देश ग्रो भी बेहतर तरीके से करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के युवाओं को नहीं पता कि जो सरकारी काम होते हैं या देश को चलाने वाले जो काम होते हैं वो कौन करता है, उनकी पोस्ट क्या होती है। हमको सिर्फ ये छोटे लेवल की चीज़ें ही पता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वो है। हमें यही बताया जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंट, सेल्समैन या फिर अदर बहुत सारे करियर जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर है। इनमें से मान लो 10-20 करियर और होंगे। अब आप कहोगे 10-20 कैसे है भाई, इंजीनियरिंग में भी अलग अलग इंजीनियरिंग है। मैं उस सेक्टर को पूरे को एक जगह ही ले आया, लेकिन ऐसे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई एज जो सिलेबस में है, ऐसा नहीं कि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। बिजनेस अलग एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो कि असल में बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे आते हैं कि किस तरीके से अब जो हमारा भारत का बिहेवियर है वो किस तरीके से बदल रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंटरनेट आया है। इंटरनेट के आने से क्या हुआ, इंटरनेट के आने से जो वर्ल्ड वाइड की इंफॉर्मेशन है, जो ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है, जो न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलती है, जो भी पूरी दुनिया में होता है, आज ऐसा हो रहा है कि पहले ऐसा नहीं होता था, सच में नहीं होता था। एक किसी इंसान को अगर कुछ समझना हो तो वो किसी के ऊपर डिपेंड होता था, या तो किसी किताब के ऊपर या फिर किसी टीचर के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर डिपेंड होता था। आज क्या है, आज हम बैठ करके बहुत कुछ कर सकते हैं, कहीं से भी अनलिमिटेड हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है, उनके पास नहीं थी। तो मैं जब ऐसा सोचता हूँ कि जो उस टाइम के हमारे एजुकेशनल लीडर्स थे वो किस तरीके से आगे बढ़े, जबकि उनके पास इतना बड़ा सोर्स नहीं था, उसके बाद भी उन लोगों ने मतलब ऐसे सिस्टम में जहाँ किताबें थी नॉलेज के लिए, और वो किताबें भी महंगी होती थी, और बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ के लोग थे जिनके पास एजुकेशन लेने के लिए सुविधाएं नहीं थी।
तो मैं समझ जाता हूँ कि इसी वजह से भारत के अंदर के जो लोग हैं उनका दिमाग डेवलप, इंटेलेक्चुअल डेवलप नहीं हुआ, या फिर उनकी जो आज एज अ बिहेवियर थिंकिंग पैटर्न है वो ऐसा क्यों है, उनकी बात नहीं, ऐसा पूरा का पूरा कल्चर है जो इस तरीके का हुआ। ठीक है, उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इंफॉर्मेशन को लिया और फिर आगे बढ़े। लेकिन हम आज को देखें, आज हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास इंटरनेट है। अगर मैं 2021-20 की बात करूं तो ये बात जो मैं अब कहने वाला हूं ये उस टाइम की बात है कि हमारे पास इंटरनेट था, हम दुनिया भर का कंटेंट देख सकते थे, हम जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंटेंट को देख सकते थे, उनसे लेक्चर ले सकते थे। हम टेक्नोलॉजी के अंदर सच में बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके थे। मतलब हमारा देश की जो एक नई युवाओं की एक नई रुचि थी, अब देखो टेक्नोलॉजी आने की वजह से टेक्नोलॉजी की तरफ देश का युवा बढ़ा, और टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे ही बढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी अब देखी लोगों ने कि भाई ये टेक्निकल बंदा है, कंप्यूटर इसने सीखा है, जैसे आम भाषा में कह देते कंप्यूटर इसने सीखा है, और इसकी इतनी अच्छी जॉब लगी इस कंपनी में, क्योंकि डिमांड है भारत में कंप्यूटर ऐसे सिविल इंजीनियरिंग की 2020 के अंदर। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी आप अभी की बात सोचें, उस टाइम तो उनकी डिमांड थी, उनकी अच्छी सैलरी थी, पैकेज था, तो वहीं से बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। तो जो फैमिलीज थी उनको क्या लगा, नहीं यार कंप्यूटर के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो वो अपने बच्चों को कंप्यूटर के अंदर भेजने लग गए। इसी तरीके से बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब इतना ज़्यादा वो है, तो अब आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रही है, जिसके अंदर आज भी एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ो, आगे हम बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि एजुकेशन को अगर हम फ्यूचरिस्टिकली देखें तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, 2020 की बात हम कर रहे थे कि जो हम वर्ल्ड क्लास लेवल के लेक्चर्स है वो ले रहे थे। आज 2023 अक्टूबर जो ख़त्म होने वाला है, 2024 शुरू होने वाला है, हम नहीं जानते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। क्यों नहीं जानते? क्योंकि दुनिया की टेक्नोलॉजिकल चीज़ें दुनिया बहुत बड़े लेवल पर बदल रही है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया। कहते हैं जब बिजनेस आता है तो एक बिजनेस का जैसे कंपनी है उसके बिजनेस का एक का इफेक्ट एक कंट्री के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो उस पर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि सभी देश आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सभी देश आपस में इंटरकनेक्टेड है बिजनेस के थ्रू। आज की जो कंट्री है, मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आज की जो दुनिया है वो इस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एआई के थ्रू मान लो या इंटरनेट के थ्रू मान लो कि सभी एक जैसी इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, सभी के पास एक जैसी एजुकेशन है, चाहे वो मॉस्को में बैठा हो या चाहे कोई न्यूयॉर्क में बैठा हो या यहाँ बैठा हो। वो आज अगर उसको अपने दिमाग से कुछ भी सीखने की अगर उसको लालसा है, सच में वो सीख सकता है, चाहे वहाँ का हो या यहाँ का हो। अब ऐसा नहीं है कि पहले कहते थे एजुकेशन सिस्टम को बदलना है तभी देश बढ़ेगा। नहीं, मैं कहता हूँ आने वाले 5 साल में चाहे सरकारें बदले या ना बदले, एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि एक आदमी नहीं बदलता किसी भी सिस्टम को। जब पूरा का पूरा बिहेवियर पैटर्न डिसाइड होता है, एक तरफ भगता है, तो अपने आप सभी लोग इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि सिस्टम अपने आप बदलने लगता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक ऐसा पर्सनलाइज्ड पढ़ाने का तरीका है, कुछ भी जानने का तरीका है, या कुछ भी क्रिएट कराने का तरीका है। हम अपनी बात इसको कह सकते हैं। ये एकदम लार्ज मॉडल का मतलब क्या होता है कि एकदम 1000 लोगों से एक ही टाइम पे 1000 तरीके की बात कर सकती है, और वो भी जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है, जैसी वो बात करेगा उससे भी अच्छी प्रोडक्टिव बात वो कर सकती है। इसके पास दुनिया जहान की नॉलेज है, इससे हम ऐसा पढ़ाई एजुकेशन के अंदर नेक्स्ट लेवल पढ़ सकते हैं। अगर हमें पढ़ना है किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हमारा क्वेश्चनिंग माइंड है,
क्यूरियस है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो हम बिल्कुल इसके अंदर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला करियर क्या होगा। आने वाला करियर ये होगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो एआई की जो एपीआईज है, मतलब जो एक तरीके से उसके फंडाज है, जैसे हम समझेंगे चैट जीपीटी या बार्ड के अंदर जो एज अ लैंग्वेज मॉडल है, इसको वो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज तरीके से। उसको ऐसा सिखाया जा रहा है कि जैसे पहले हम समझते थे गुरुकुल सिस्टम क्यों आ गया था, क्योंकि उसके अंदर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन थी। आज ये चीज़ दोबारा होने जा रही है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड एजुकेशन फिर से आ रही है। किस तरीके से रोबोट जो होंगे, हम रोबोट कहते थे, फ्यूचर में रोबोट आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का वही फ्यूचर रोबोट है, जिससे हम अपने सामने किसी भी गैजेट से हम टाइप करेंगे और हमारे सामने वो इन्फॉर्मेशन जो भी हम जानना चाहेंगे एक्चुअल में वो हमें मिल जाएगी। असल में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ ये बिल्कुल है, जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है असल में उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यार ये फ्री में नहीं मिले, इसके पीछे बहुत बहुत लोगों की मेहनत है, तब जाके ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई, बनी, और इससे आप अगर लाभ लेंगे तो आपको सच में मैं बता रहा हूँ बेहतर है आपके लिए। लेकिन अगर आप लाभ नहीं लेते इसका, तो आप खुद ही पीछे हट रहे हैं, इस तेज भाग रही दौड़ वाली दुनिया से पीछे खुद हट रहे हैं। देखो, तो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी पर्सनलाइज्ड कोचिंग होगी, एजुकेशन हम कर रहे होंगे बहुत तगड़े लेवल पर, रोबोट से या फिर किसी भी गैजेट के थ्रू हम पढ़ रहे होंगे। एज अ सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो रही होगी, जहाँ बच्चा अपने दिमाग से दिमाग लगा करके कुछ भी नया प्रोडक्टिव सीख रहा होगा, कुछ नया इनोवेट कर रहा होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होंगी। क्योंकि आने वाले टाइम में जब एजुकेशन पूरा का पूरा चेंज हो रहा होगा, तो एज अ पूरी कंट्री के जो बच्चे होंगे, जो आने वाली जनरेशन होगी, वो एज अ मैं समझता हूँ जो चीज़ें एक अच्छी एजुकेशन का जो मतलब है वो उनके पास होगा। करियर के अंदर अगर हम देखें करियर वाइज, तो ये जो अभी की एजुकेशन है, हम नहीं पता लगा सकते कि हमारे आने वाले 50 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम एआई को काबू रख पाते हैं, एआई पे अच्छे से बड़े लेवल पर काम ठीक से होता है, तो बिल्कुल जो हमारे बच्चे हैं, जो मतलब एक तरीके से ऐसा होगा, आज हम देखते हैं कि जो सोर्स वाला बंदा है वो ऊपर पहुंच जाता है, जो जिसके पास सोर्स नहीं होती वो नहीं पहुंच पाता। उस टाइम पे एक तरीके से जिसके अंदर क्षमता होगी ना ऊपर पहुंचने की, वो ऊपर पहुंच जाएगा। बस उसके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे ऊपर जाना है, कैसे जाना है एआई बताएगा, क्या करना है एआई बताएगा, सोचना क्या है आप धीरे धीरे जब वो बताएगा, जो उस तरीके से आप सोचेंगे, उस तरीके से फिर आप अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बढ़ेगी। उसे बढ़ने के बाद आपका बिजनेस माइंड की तरफ रुझान होगा। बिजनेस माइंड एक्चुअली किसको कहते हैं? एक प्रॉब्लम सॉल्वर के माइंड को। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे, और आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल आप पैसा ज़रूर कमा पाएंगे। इसके ऊपर भी मैं लाऊंगा कि पैसा किस तरीके से आता है। ऑफ कोर्स हम साइकोलॉजी ज़रूर समझेंगे कि मार्केट के अंदर पैसा किस तरीके से आता है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक सुन रहे हैं उनको खास धन्यवाद। तो ओके, बाय, सी यू।